ब्रिटिश शासनकाल में भारत से पैसे और संसाधनों का एकतरफा प्रवाह ब्रिटेन की ओर होता था, जिससे भारत को इसके प्रतिफल में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। धन के प्रत्यक्ष दोहन के माध्यम कंपनी के शेयर होल्डरों को भारतीय राजस्व से लाभांश, भारत में विस्तार और कार्यों के लिए लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी, भारतीय प्रशासन के नाम पर ब्रिटेन में किया जाने वाला व्यय, ब्रिटिश अधिकारियों को पेंशन और ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा ब्रिटेन के बाजारों से की जाने वाली खरीदी थे। उपरोक्त सभी माध्यमों को भारत के बजट में गृह व्यय के रूप में दर्शाया जाता था। प्रतिवर्ष भारतीय राजस्व से ब्रिटिश कंपनी द्वारा ब्रिटिश राजकोष में जमा कराई जाती थी और कई अवसरों पर कंपनी द्वारा अनुकूल नीतियों के निर्माण के लिए ब्रिटिश सांसदों को पैसे दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अप्रत्यक्ष दोहन के माध्यम भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पादों को खरीदकर निर्यात करना, भारतीय संसाधनों का उपयोग चीन के साथ व्यापार संतुलन के लिए करना, जैसे अफीम, भारत को बाजार के रूप में उपयोग करना, कच्चे मालों का निर्यात और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर मुनाफा अर्जित करना, जैसे रेलवे, उद्योग, खनन इत्यादि थे। भारतीय पैसे से ही भारत में साम्राज्य विस्तार तथा सैन्य और प्रशासनिक व्यय किए जाते थे और भारतीय पैसे से भारत से बाहर भी साम्राज्य विस्तार और ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की जाती थी। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसदीय समिति के समक्ष धन के अपव्यय के मुद्दे को उठाया था। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेक टू इंडिया नामक लेख में सर्वप्रथम धन के दोहन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और नौरोजी ने इसे भारतीय गरीबी और पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना। नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में भी विस्तार से इस मुद्दे को उठाया। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त सुब्रह्मण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता, पृथ्वी चंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले और आर.सी. दत्त दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इत्यादि नेताओं ने भी धन के दोहन पर किताबों और लेखों के माध्यम से अपनी बातों को रखा। उपनिवेशवाद के 3 चरणों में व्यापारिक उपनिवेशवाद 1757 से 1813 तक का था। इस चरण में अंग्रेजों का प्रमुख लक्ष्य भारत से होने वाले व्यापार को अनुकूल बनाना था। इस चरण में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां इसी उद्देश्य से प्रेरित थीं, जैसे जमींदारी बंदोबस्त या इससे पूर्व भू राजस्व वसूली के अधिकारों को नीलाम करना और भारतीय राजस्व से ही भारतीय उत्पादों को खरीदकर निर्यात करना। इस चरण में भारत में साम्राज्य विस्तार का भी प्रमुख लक्ष्य था। इसके प्रभाव के रूप में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और ब्रिटिश उद्योगपतियों का ब्रिटिश समाज और राजनीति में महत्व बढ़ा। इनकी मांग थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए और भारत को बाजार और कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में 1813 से भारत में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। औद्योगिक उपनिवेशवाद का चरण 1813 में शुरू हुआ, जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया और भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंतर्देशीय सीमा शुल्क और एकतरफा मुक्त व्यापार की नीति इत्यादि भी लागू की गई। भू राजस्व के क्षेत्र में 1820 के दशक में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। परिवहन के साधनों के विकास के लिए भी कदम उठाए जाने लगे। इस चरण में साम्राज्य विस्तार का प्रमुख उद्देश्य बाजार और कच्चे माल की तलाश था। वित्तीय उपनिवेशवाद का चरण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव के साथ शुरू हुआ। अन्य यूरोपीय देशों के औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिश उत्पादों की मांग में गिरावट आई। मंदी से निकलने के लिए उपनिवेशों में निवेश की योजना बनाई गई। भारत में भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निवेश किए गए, जैसे उद्योग, रेलवे, बैंक, बागान इत्यादि क्षेत्रों में। तीसरे चरण में भी अंग्रेजों का यह उद्देश्य बना रहा कि व्यापार संतुलन अनुकूल हो और भारत को बाजार और कच्चे माल के स्रोत के रूप में बनाए रखा जा सके। ब्रिटिश काल में अकाल सामान्यतः खाद्यान्न वस्तुओं के चरम अभाव को कहते हैं। किसी भी समाज में प्राकृतिक कारणों से अकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होना एक स्वाभाविक घटना रही है। भारत में भी प्राचीन और मध्यकाल में अकाल के साक्ष्य मिलते हैं। प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश, कीट पतंगों के अलावा ब्रिटिश काल में आर्थिक नीतियों के कारण और जब जब प्राकृतिक आपदा आई तब तब बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। ब्रिटिश काल में 1759-70 बंगाल, 1865-70 बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 1876-70 दक्षिण और पश्चिम भारत, 1943 बंगाल इत्यादि प्रमुख अकालों की जानकारी मिलती है। इन आपदाओं के दौरान लाखों की संख्या में लोग मारे गए और इसके लिए निम्नलिखित ब्रिटिश नीतियों को उत्तरदायी माना गया। किसानों पर भू राजस्व का अत्यधिक बोझ, भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तें, महाजनों की 400 बीसी,
उद्योगों का पतन और वैकल्पिक रोजगार का पतन, कृषि में निवेश का अभाव, कृषि उत्पादकता में गिरावट और अकाल के दिनों में भी खाद्यान्नों का निर्यात जारी रखना। द्वैध शासन के दौरान बंगाल में जब अकाल आया तब कंपनी के कर्मचारियों ने खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी कर पैसे कमाए और आगे भी अकाल के दौरान ऐसा दिखा। कंपनी के काल में राहत के लिए यदा कदा ही कदम उठाए गए। हालांकि धार्मिक संस्थाओं और उदार व्यक्तियों के द्वारा मानवीय आधार पर लोगों को सहायता दी गई। 1858 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी ली गई और इसके पश्चात अकाल के संदर्भ में तदर्थ और स्थायी रूप से कुछ प्रयास क्रमशः किए गए। 1861 में अकाल के कारणों की जांच के लिए स्मिथ समिति बनाई गई। 1866 में कैम्पबेल आयोग बनाया गया, जिसने आधारभूत ढांचे के विकास का सुझाव दिया। 1880 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया, जिसने अकाल प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने, भू राजस्व में छूट, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, पशुओं को स्थानांतरित करने इत्यादि का सुझाव दिया। 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। 1897 में लॉयल आयोग और 1901 में मैकडोनल आयोग का गठन किया गया, जिसने भी आधारभूत ढांचे के विकास का सुझाव दिया और अकाल कमिश्नर के नए पद के गठन का भी। कुल मिलाकर ब्रिटिश काल में अकाल को लेकर कागजों पर निश्चित रूप से एक नीति विकसित हुई, लेकिन व्यवहार में प्रभावी तरीके से उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। परीक्षण संबंधी प्रश्न में पहला प्रश्न था कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योगों के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। इस प्रश्न का उत्तर लेखन 18वीं सदी में भारत के पारंपरिक उद्योग की स्थिति को बताकर शुरू करना चाहिए। फिर इन उद्योगों के पतन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभावों को लिखना चाहिए, जो कि एक स्वावलंबी व्यवस्था थी, और अंत में भारत के वर्तमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति से जोड़कर उत्तर समाप्त करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था कि ब्रिटिश भारत में 18वीं सदी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लेखन ब्रिटिश कंपनी और भारत पर नियंत्रण का संक्षिप्त परिचय देकर शुरू करना चाहिए। फिर उपनिवेशवाद के तीनों चरणों और उनके प्रभावों को बिंदुवार लिखना चाहिए, और अंत में भारत की स्वतंत्रता के समय की दयनीय आर्थिक स्थिति का उल्लेख कर उत्तर समाप्त करना चाहिए। अगले वर्ग में ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास और प्रशासनिक ढांचा विषय होगा।